नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। स्क्रीन पर ले आइए, जोड़िए हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज सुबह शुरू हुई तो बुलेट राजा वाले फॉर्म में थे। बुलेट राजा, बुलेट पर सवार सैकड़ों बुलेट, चल पड़ी यात्रा। एकाएक यात्रा के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। और जब एकाएक कुछ भी आजकल होता है ना, तो मन इतना भयभीत है, 56 इंच की छाती के भीतर इतनी धुपधुपी हो रही है आजकल कि घबराहट हो जाती है दिल्ली में। क्या करने जा रहा फिर ये? फिर ये क्या करने जा रहा? और एक जगह 56 इंच वाले में और एक जगह जो 56 इंच का अटैची है, दोनों। अटैची भी एक है ना, वो निर्वाचन सदन में। तो वो दोनों में धुप-धुप, धुप-धुप होने लगता है। क्या अब क्या करें? दोनों जगह धुंध-धुंधी चल रही थी। हालाँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पूरे के पूरे महागठबंधन की थी। ये सिर्फ राहुल गांधी की नहीं थी। इसमें सभी पार्टनर्स मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी, दीपांकर ने अपनी बात रखी, तेजस्वी ने और फिर राहुल। और उसके बाद जो बात रखी वो तो करीब-करीब वही बातें थी जो जनता के बीच ले जा रहे हैं। असली उसके बाद जो सेशन था सवाल-जवाब का। यहाँ तो सवाल-जवाब भी होते हैं राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उधर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती, तो सवाल पैदा कैसे होगा? अच्छा, यहाँ सवाल के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर दिल्ली से भी स्क्रिप्टेड सवाल पूछे जाते हैं और पता होता है राहुल को कि ये दिल्ली से सवाल लेके आया है, लेकिन फिर भी मौका दिया जाता है कि चलो दिल्ली वाला सवाल ही पूछ लो, कम से कम मोदी के मन की शंकाएँ भी समाधान आज कर दें, उनको वो भी चैन से सो पाएँ बेचारे। तो बहुत सारे सवाल-जवाब हुए। उन सवाल-जवाब के बीच में कुछ ऐसी बातें थी, जिनको विश्लेषित करना ज़रूरी है और हॉट हॉट टॉपिक में आज वही करेंगे, क्योंकि वो बिटवीन द लाइन उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। दरअसल राहुल ने कहा कि बच्चे हज़ारों की संख्या में, 1-2 नहीं, हज़ारों की संख्या में बच्चे 6, 8, 10 साल के बच्चे, 6 साल, 7 साल में बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। हम लोग अपने घर में भी देखते हो, वो समझने लगते हैं कि अरे मोदी गलत कर रहा है, ये मोदी कैसे हटेगा? मेरे पास एक बहुत बड़े मतलब एक पूर्व सांसद के जो है उनके पोते का कई बार फ़ोन पे चीत होती है, छोटा-सा बच्चा है। तो कहता है, देखिए देश में गड़बड़ चल रही है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। तो मतलब ये बच्चों का है कि बच्चों का सेंस डेवलप हो चुका है पॉलिटिकली। मोदी जी ने इतना देश को पॉलिटिकल बना दिया कि बच्चे अब समझ रहे हैं। तो राहुल के कान में क्या बातें कर रहे हैं आजकल, आज उससे पर्दा हट गया। हजारों बच्चे राहुल के कान में आके कुछ बोलते हैं और शायद यही बता करके राहुल ने आज कर दिया फिर से एक खेल। ये जानने के बाद, ये सुन करके राहुल के कान में बच्चे क्या बोल रहे हैं, मोदी जी और ज्ञानेश बाबू दोनों पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, कैमरे पे मुँह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो आज मुख्य बिंदु यही है, मुख्य चर्चा का। दूसरी बात ये है कि राहुल और तेजस्वी, राजद और कांग्रेस के बीच एक झगड़ा लगाने के लिए मंथरा वाली भूमिका में भी कोई है। तो आज थोड़ा मंथरा को भी पहचानने की कोशिश करेंगे और कैसे झगड़ा लगवाया जा रहा है, इसको भी देखेंगे। तीसरी बात, वो थोड़ा-सा एक पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हल्का जो कहते हैं ना हास्य वाला था। आज राहुल के ब्याह की भी बात हो गई उसी बिहार में। तो ब्याह की बात क्यों आ गई? मतलब शादी की बात क्यों हो गई बिहार में ही? इस पर भी थोड़ा-सा, इस पे हालाँकि ये बहुत गंभीर विषय नहीं है, लेकिन इसमें राहुल का सेंस जिससे पप्पू कहते थे, दरअसल उस पप्पू ने गप्पू की हवा टाइट कर दी। तो ये बात भी चर्चा में आनी चाहिए कि ये आदमी का जो है ना सेंस बताता है कि कैसे सेंस उसके टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चाहिए। टेलीप्रॉम्प्टर वाले को आप ऐसा कोई सवाल क्यों पीसी नहीं होती है कि पीसी में इंस्टेंट क्वेश्चन्स आते हैं। अब वो कौन लिखेगा और टीपी पे लगाएगा? इसीलिए पीसी नहीं होती है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे तथ्य हमारे पास हैं। जिस दौर में दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठे थे बादशाह, शहंशाह,
उससे पहले जितने बार जिस पत्रकार को बुलाया है, उस पत्रकार को इंटरव्यू के लिए जब भी इंटरव्यू हुआ, उसमें समझ लीजिए कि पानी कम पड़ा है और वो इंटरव्यू बीच में बंद हुआ है। पानी पी-पी के जो है पानी जल्दी शीशे से गिलास उठाओ, पानी पियो और आखिरकार बीच में ही कि थैंक यू, जय हिंद, जय भारत हो गया है। कभी पूरा इंटरव्यू देते हुए मैंने किसी ढंग के पत्रकार के साथ पूरा इंटरव्यू आज तक नहीं देखा है, साहेब का 56 इंच वाले। तो इसलिए ये बात हम लाए। चलिए सबसे पहले चलते हैं, हेमंत भाई कान में क्या बोल रहे हैं बच्चे राहुल गांधी के? अब वो शहंशाह आलम के लिए कितना दिक्कत करने वाला है भाई, क्योंकि नए मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर्स, यही तो सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और राज भी करना है 100 साल तक। तो जो छोटे बच्चे 6-8 साल, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे कान में बोल रहे हैं, वो संकेत तो बड़े अशुभ हैं। फिर राहु और केतु और शनि तीनों को वक्र दृष्टि है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 21 मिनट 56 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुल मिलाकर, और इसमें सारा गठबंधन बोल लिए, सारा गठबंधन बोल लिए, सारे एलाइंस बोल लिए। हालांकि आमतौर पर यह था कि भाई राहुल और तेजस्वी की प्रेस हो, लेकिन वो सारे थे, वीआईपी वाले भी, बाकी लोग भी, दीपांकर। राहुल गांधी ने एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, और जो आप कह रहे हैं ना कि क्या बोल रहे हैं बच्चे, उसको घर घर का नारा तो बढ़ा ही दिया है बिहार में। पूरे देश में ये बात अब बहुत जबरदस्त तरीके से गूंजने लगी है। और इसका सबसे जबरदस्त मुजाहरा अगर आपने देखा हो तो वो संसद के आखिरी दिन 21 अगस्त को देखा होगा, जब मोदी जी एंटर कर रहे थे। और वो चार शब्दों ने ज्ञानेश गुप्ता और मोदी जी, हकीकत में आशीष भाई आप यकीन करिएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा वास्तव में। राहुल गांधी शुरुआत पता है कहां से करते हैं? आप उनके भाषण सुनिएगा बिहार के, आप नहीं सुनते होंगे, मैं फॉलो करता हूँ। आएंगे, पहले तेजस्वी बोलेंगे, तमाम लोग बोलेंगे, फिर वो खड़े, नमस्कार, नमस्कार के बाद सीधा वोट चोर गद्दी चोर, इस नारे से शुरू होता है। और 3 बार वो लगाते हैं और बाकी सारी जनता लगाती है। तो मोमेंटम देखिए, टेम्पो देखिए। और वो नारा आज की तारीख में फिर हालत यहां होगी, वो जब डाउन दी लाइन जब परकोलेट होता है, तो आज उनसे सवाल पूछा गया, जो आखिरी में जब सवाल को कंक्लूड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आजकल, आज उन्होंने देखा आप उनकी उसकी सुरक्षा में भी चूक हुई आज, एक छोटी मोटी, किसी ने उनको चूमने की कोशिश की और वो सारा, हालांकि खतरनाक बात है, राहुल की सुरक्षा का ध्यान किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब मैं लगातार जब यहाँ घूम रहा हूँ, आज 8वां दिन था, कल का ब्रेक है, तो लगातार बच्चे मेरे पास आते, वो रास्ते में बच्चों के पास उतरते भी। आज एक बच्चे को आपने देखा किस तरीके से गोदी में उठा के अपने सामने जीप में बिठा लिया, और वो सिक्योरिटी वाले जब उसको उतारने लगे तो उनका नहीं, इनको बैठने दो। तो पूरे भाषण के दौरान 3-3.5 मिनट राहुल जो बोले, उसमें वो छोटा सा किशोर था, 10-12 साल का बच्चा था, वो वहीं पे बैठा था बोनेट के ऊपर उनके साथ बराबर में। तो पूछा कि साहब आजकल बच्चे आपको पता है मुझे क्या करे, कहीं वो बच्चों को टॉफी बांट रहे होते हैं, कहीं उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं सड़क पर, मोदी जी की तरह नहीं है हाथ हिलाया उस तरफ बाढ़ है चले गए, बाकायदा बात करते हैं। और कहा कि मेरे पास हजारों बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, और चलते टाइम वो मेरे कान में बोल जाते हैं वोट चोर गद्दी चोर। ये जो कैंपेन है शीश भाई, इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो ये तो भविष्य गर्भ में है, मैं और आप कोई भविष्यवक्ता तो है ना, हम वो ज्योतिषी। लेकिन जो ये 4 शब्द हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम पर, मोदी जी पर और ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर स्थायी तौर पर चिपक गए हैं। एक बहुत बुरी बात है, बहुत ही डेमोक्रेसी में इससे बुरी बात नहीं हो सकती। देखिए फिर मैं दूसरी बात करता हूं कि एक नारा चिपक जाना अच्छा नहीं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जिस पे चिपका है वो उससे दूर हटने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने आज कहा कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले मुझे फॉर्मेट जारी करके एफिडेविट का, और मुझसे एफिडेविट मांगी जाएंगे। और मेरे उसने तो एक विधानसभा की बात की, एक विधानसभा की, और जो अपने अनुराग ठाकुर थे उसने 35 विधानसभा की बात की, सेम बातचीत। कहा कि उसको आज तक नोटिस भी नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल मेरा जिक्र, उसका कोई जिक्र नहीं। माफी मांगे राहुल गांधी मांगे, एफिडेविट दे राहुल गांधी दे। तो आप समझिए कि कितनी भयंकर जो राहुल गांधी ने ट्रैप बिछाया था, उसमें ज्ञानेश को, मोदी जी को तो फंसना ही था, मोदी जी और बीजेपी को तो फंसना था, ज्ञानेश गुप्ता की तो कोई मतलब नहीं था ना, वो दूर भी रह सकते थे। और उनके दूर रहने का केवल एक ही तरीका था शिकायत, कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, बस खत्म, कराते रहते जांच करने की बजाय वो राहुल गांधी को झूठा साबित करने पे आगे बिना किसी जांच, और इसलिए वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे।
और क्या कहा राहुल गांधी ने आज? राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और भाजपा के बीच एक डायरेक्ट साझेदारी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन बचा है कि गणेश कुमार गुप्ता ने जो 83 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से पूरी भाजपा चुनाव आयोग को डिफेंड करती है, चुनाव आयोग को डिफेंड करती है, और चुनाव आयोग भाजपा को डिफेंड करता है, तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं ना। जो इस चुनाव आयोग की साख थी 1950 से लेकर के आज तक, उसको मिटा करके गणेश कुमार गुप्ता को क्या मिला? मोदी जी तो पॉलिटिकल आदमी, ठीक है, सत्ता में है, जो होगा नहीं होगा वो तो झेल लेंगे। चुनाव आयोग इस बदनामी को कैसे झेलेगा? चुनाव आयोग इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को कैसे झेलेगा? और ये केवल क्रेडिबिलिटी क्राइसिस नहीं है आशीष भाई, ये संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा कि जब चुनाव आयोग एम्पायर की बजाय एक पार्टी का प्लेयर बन के खड़ा हो जाएगा, तो इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज जाएगा भारत के लोगों को? क्या गणेश कुमार गुप्ता इतना भी नहीं सोच रहे? और किस अहंकार के अंदर वो ऐसा नहीं कर रहे, उसका जिक्र फिर तेजस्वी ने कर दिया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कर दिया। उसने कहा कि इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्या थी? सवाल आया ना जी कि सरकार में जो 30 दिन में वो होंगे मंत्री, मुख्यमंत्री सब हट जाएंगे, तो कहा कि इनको प्रोटेक्शन किसने दी और क्यों दी? वो सवाल भी कहीं ना कहीं अब वाइब्रेंट हो जाएगा पूरे, क्योंकि अभी तो यात्रा बची हुई है और पूरे देश में ऑलरेडी सवाल पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सारे सवालों को 1 लाख फर्जी मतदाता राहुल गांधी ने पूछे कि भाई ये फर्जी मतदाता कहां से? 1,250,000 महादेवपुरा में। उसका कोई जवाब मिला है क्या आज तक? छोड़ दीजिए राहुल गांधी का, बिल्कुल भूल जाइए आप उसको। जो अनुराग ठाकुर ने 35 कंस्टिट्यूंसी का पूछा, उसका तो जवाब दे देते। राहुल को तो कह दिया माफी मांगनी होगी, एफिडेविट देना होगा, उसको भी कुछ कह देते अनुराग ठाकुर को। बात तो दोनों सेम ही है, एक का छोटा स्केल है, एक का बड़ा स्केल है। फर्क केवल इतना है कि उस पर चुप्पी साध करके गणेश गुप्ता ने न केवल चुनाव आयोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका जो गठबंधन है, जो भागीदारी है, उसको एक्सपोज कर दिया फॉर ऑल टाइम टू कम। इसका कोई बचाव ना उनके पास है, ना भाजपा के पास है, ना मोदी जी के पास है, ना अमित शाह के पास है, ना अनुराग ठाकुर के पास है, और चुनाव आयोग में किसी के पास नहीं। इसीलिए याद रखिएगा, ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश की कोने कोने में आपको सुनाई दे रहा है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप रेजोनेट हो रहा है। और इस यात्रा का कुल मिलाकर कुल जमा अगर है तो वो यही है कि मोदी और शाह की जो सत्ता है दिल्ली के अंदर, उसको जिस आधार पर, जिन चुनाव परिणामों के आधार पर वो बनी है, उसको सवालों के गंभीर दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। और चिंता इस बात की है कि ना तो वो दोनों जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और ना चुनाव आयोग देने की कोशिश कर रहा है, ना उन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आज क्या कहा उन्होंने कि भाई बिहार के अंदर इतने बड़े पैमाने पर वोट कट गए, बीजेपी के मुंह से एक शब्द सुना है क्या? ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी के मुंह से भाई वोटर तो अल्टीमेटली बिहार के है ना, वोट तो उन्होंने ही देना है। इतने बड़े पैमाने पे 65 लाख वोट कट गए, तो उनका बारे में आज तक कोई अपना क्या नाम, नीतीश कुमार ने कोई शब्द बोला हो, बीजेपी ने कुछ बोला हो? तो इसका मतलब वो तो काटने के पक्षधर है ना। तो किस मुंह से जनता के बीच में जाएगी? और यही बात लगातार फील्ड में हो रही है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक रास्ते पे बीजेपी और चुनाव आयोग चले गए हैं। जो कुल साख अर्जित की थी चुनाव आयोग ने, उसको मिट्टी में मिलाने का काम गणेश गुप्ता ने केवल 6 महीने के कार्यकाल में वो कर दिया, जो राजीव कुमार अपने शायर जो थे वो नहीं कर पाए थे, वो इन्होंने 6 महीने के अंदर कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं जरा मंथरा वाले पार्ट पे कि कौन है मंथरा। 2 सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 सवाल स्पष्ट रूप से ऐसे थे जो राहुल और तेजस्वी के बीच दरार डालने के लिए प्लांटेड थे। तमाम सारे ज्ञानी साथी हमारे, हो सकता है उसमें नया एंगल, और क्या एंगल निकाल सकते हैं वो भी हम बताएंगे। सारी जो आशंकाएं हैं वो सब रखते हुए 2 सवाल। पहला सवाल बता दूं, पहला सवाल था कि चिराग पासवान और तमाम लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी से सवाल था कि राहुल के पिछलग्गू बन गए हैं तेजस्वी, मतलब किसी के ना ईगो को थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश कि राहुल के पिछलग्गू बन गए, ईगो जग जाए तेजस्वी का, नहीं मैं पिछलग्गू नहीं हूं। कौन? राहुल गांधी। तो राहुल के पिछलग्गू बन गए, बताइए आप पिछलग्गू हैं कि नहीं? तो तेजस्वी का जवाब बड़ा संतुलित था। उन्होंने पिछलग्गू बातें नहीं की, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो मोदी जी हनुमान बने घूम रहे हैं, कहते हैं मोदी हनुमान, वो हमको कह रहे हैं, हम लोग तो जनता के हनुमान।
पहले उन्हें अपने बड़े भाई हैं, पहले उन्हें अपनी शादी करनी चाहिए, यहीं से फिर वो हाथ से भी आ गया। मतलब पहला सवाल ये था, डिटेल में भी हम नहीं बताएंगे। पहला सवाल ये था कि राहुल के पिछलग्गू बन गए क्या तेजस्वी यादव? ये तेजस्वी दोनों के लिए एक सवाल था, एक राहुल के लिए था और एक तेजस्वी के लिए था। राहुल ने उस बाउंसर को डक कर दिया, और डक शब्द नहीं ठीक होगा, उस बाउंसर को हुक कर दिया 6 रन के लिए, हुक कर दिया 6 रन। उसके बाद अगला जो आखिरी सवाल था, वो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहां पर देखिए, एक जो आदमी का डेमोक्रेटिक नेचर होता है ना, वो यहाँ पर झलकता है कि डेमोक्रेटिक नेचर आदमी का कितना खुले होकर के आदमी कड़वा मीठा सब बातें करने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म थी, लेकिन प्लान जो था, स्क्रिप्ट का एक हिस्सा छूटा था, वो सवाल वेट कर रहा था कि करेंगे करेंगे। उसमें आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कहा एक सवाल मेरा है। राहुल ने कहा हाँ ठीक है, ले लो सवाल भाई। अच्छा ये नहीं है राहुल को पहचानने में दिक्कत है, राहुल ने दिल्ली से लेकर सबको पहचान रखा है कि कौन कहां से आया। कर ले लो सवाल। वो सवाल क्या था कि इसमें शुरुआत देखिए कैसे होती है, कितना बना करके उसको बनाया जाता है पहले उस व्यवस्था को, कि ये यात्रा ऐसी है कि जिसमें पहली बार दिख रहा है कि कांग्रेस के और आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यकर्ता अपने हाथों कांग्रेस का झंडा लेकर के राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और तेजस्वी यादव खुद मंच से ऐलान कर चुके हैं कि केंद्र में हम सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी होंगे। फिर राहुल जी, आप क्यों नहीं तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री में प्रोजेक्ट कर देते? मतलब अब मैं बताऊं, बहुत सारे जो ज्ञानी ध्यानी गुफाओं में तपस्या करके हमारे साथी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बताएंगे कि ये सवाल पूछवाया आरजेडी ने, क्योंकि आरजेडी की इतनी तारीफ। आरजेडी को सवाल एक पत्रकार से पूछवा करके मंच पर ऐलान करवा लेगा क्या? बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मंच पे एक पत्रकार पूछे कि आप कर दीजिए, और राहुल ने कहा हाँ ठीक है आप बैठिए, अब मैं कर दे रहा हूँ, अभी शपथ ग्रहण करवा दे रहा हूँ। ऐसा होगा? तो ये सवाल, ये भी दिल्ली से स्क्रिप्ट गई थी कि पहले तेजस्वी को आरजेडी को उठाओ खूब, और उसके बाद वहां पे पिन मारो। इसको भी राहुल गांधी ने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन ही है जिसकी वजह से इतनी कामयाबी मिल रही है। हम सब, और हम सब सिर्फ गठबंधन में नहीं है, हम लोग की आइडियोलॉजी, हम आइडियोलॉजिकल तौर पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, साथ। खत्म हो गया, हवा निकल गई। तो ये दोनों सवाल, जो ये भूमिका है, मैं आपको क्लिप भी अगर रेडी हो तो एक छोटी सी क्लिप है वो चलवा देता हूं, और फिर इस सवाल का जवाब लेता हूं। अगर रेडी है तो भैया चला दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरा में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम
अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। चलिए, पार्टनरशिप भी आखिर पता ही चल गई, पार्टनरशिप है। हालांकि पार्टनरशिप देश को करीब करीब पता चल चुकी है, ये स्टेब्लिश हो चुका है। मैं जो 2 सवाल लिया था कि ये आखिर में अब सारे दांव फेल हो गए और बिहार सड़कों पर आ चुका है। बिहार सड़कों पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कि हम कांग्रेस राहुल जितना क्रिटिसाइज हम लोग कर देते हैं कांग्रेस राहुल को, शायद वो उतना तार्किक रूप से ये मिलियन भी न कर पाते हो, क्योंकि इनका तो होता है ना कि बस लाठी लेके कूद पड़ना है, साहब ने बोला है। तो लेकिन जो बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, ऐसे में क्या ये आखिरी रास्ता अपनाया है कि अब इनके बीच फूट डालो? और क्या डाल पाएंगे फूट जब आशीष भाई लालू यादव ही बहुत खोज रहे हैं? तो आशीष भाई, महत्वपूर्ण चीज ये यहां से शुरू नहीं है, थोड़ा सा पीछे चलिए। संसद के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था, चुनाव आयोग पे जा रहे थे और पकड़ दकड़ चल रही थी जब सांसदों की, ये वहां से शुरू हुआ था। अखिलेश से सवाल शुरू किया गया था। अच्छा, अखिलेश थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनका थोड़ा तजुर्बा ज्यादा है इनकी तेजस्वी तुलना में। उसको जैसे ही कहा, और छूटते ही कहा कि मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है, हम सब एक हैं, जाओ अपना काम करो, तुम तो भाजपा वाले पत्रकार हो, कोर्ट। आज यहां पर क्या हुआ? कोर्ट क्या सवाल क्या? सीधा सवाल ये पूछा कि सारे बिहार में एक चर्चा चल पड़ी है कि आप राहुल गांधी के पिछलग्गू हो गए। शब्द था पिछलग्गू। तेजस्वी को सवाल, राहुल गांधी साथ बैठे हैं और सवाल देखिए कहा था कि आप राहुल गांधी के पिछलग्गू हो गए। तेजस्वी भी लालू यादव के बेटे हैं, कोई यूं तो है नहीं, तजुर्बा हो गया, उन्होंने भी धक्के खा लिए हैं, 5-10 साल का संघर्ष भी हो गया। उन्होंने जो कोट किया बड़ा महत्वपूर्ण, वो पिछलग्गू रचलग्गू की तो बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने सीधा कोट एंड कोट किया था। देखिए, चिराग पासवान हमारे बड़े भाई हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के अनुमान है। मैं कोट बता रहा हूं आपको, क्लिप भी चलाएंगे इसकी। वो एक व्यक्ति विशेष के अनुमान है, हम जनता के अनुमान है। मतलब समझिएगा, चिराग पासवान आज कोई मुद्दा ही नहीं, आउटराइटली रिजेक्टेड, खारिज। मैं उन्हें जरूर सलाह दूंगा, वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। ठीक, कोर्ट ओवर। उसके बाद राहुल गांधी माइक लेते हैं, समझिएगा बॉन्डिंग को। राहुल गांधी माइक लेते हैं और धीरे से कहते हैं कि ये सलाह मुझ पे भी लागू है। और फिर तेजस्वी लोग कहते हैं कि पापा तो बहुत दिन से आपकी शादी कराने के चक्कर में। पूरे गंभीर मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ राजनीतिक जवाब दे करके, और कितनी चतुराई से पर्सनल पे ले, ये एक राजनीतिक परिपक्वता है। एक दूसरा, जो आपने जिस बात का जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो जानना भी उसको समझना। वो सवाल राहुल गांधी, जब पवन खेड़ा ने घोषणा कर दी थी कि लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई सवाल नहीं, ध्यान क्या होगा, उसके बाद वो सवाल जबरदस्त, नहीं नहीं नहीं, एक सवाल शोर करके कहा पूछ लो कोई बात नहीं। वो सवाल पूछा, और वो सवाल फिर वो था कि आपने, ये तो आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तेजस्वी तो हर जगह कह रहे हैं, आप इनका जिक्र क्यों करते हैं? राहुल गांधी से हाकेल वालों तो पंगा, अलायंस का मामला है भाई, सारी चीजें इन हाउस बैठ करके होती है जो भी होती है, और ना कहलवा दो तो झगड़ा। तो एजेंडा समझिए, ये एजेंडा केवल बिहार तक नहीं, ये एजेंडा चुनाव आयोग पे सांसदों के प्रदर्शन से शुरू होता है। और ये जो मीडिया की भूमिका, अच्छा आज तो जो एजेंसी भी थी वो भी अलग थी। पहले तो आपकी जो प्रिय एजेंसी है, जो जर्नलिस्टों पे मेहरबान है, पहले तो वो सवाल पूछती थी, आज दूसरी एजेंसी थी, उससे ये सवाल पूछा गया, और उसके ऊपर जो मुलम्मा था वो सबसे बढ़िया आपने कोट करके बता दिया कि ये था और वो था, पूरा सवाल आप, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे नरेटर हैं मुझसे, मैं तो नहीं कर पाता निवेशन। तो आज के सवाल के पीछे मंशा, शुरू पहला सवाल सुन लीजिए, जो आज का बिल्कुल पहला सवाल था और जहां कंक्लूड हुआ। अल्टीमेट एम क्या है कि जो बिहार के मूल सवाल है, एसआईआर से लेकर वोट कटने से लेकर तमाम, उनका तो आपके पास कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग, मोदी और शाह की क्या भागीदारी, उसमें कोई जवाब नहीं। तो बचा क्या है?
कि राहुल और तेजस्वी का झगड़ा लगवा लो एक बार। वो इतने समझदार हो चुके हैं कि वो इनके ट्रैप में अब फंस नहीं रहे। तो ये पीड़ा केवल उन दोनों की मत मानिए आप। ज्ञानेश की प्रॉब्लम नहीं है अकेली, ये मोदी शाह की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम उस आईटी सेल और उस इकोसिस्टम की भी है कि उनको बिहार में घुसने की जगह नहीं मिल रही। जो सवाल उनका तो जवाब आप दे ही नहीं पाए, प्लस आप लड़ाई भी नहीं लगा, आपको तो दो ही तो काम आते हैं, मंथरा वाला काम आता है, और वो भी नहीं कर पा रहे। तो समस्या बेचारे जाए तो जाएगा, इस कष्ट को समझिए आप। और ये खबरें प्लांट करना ना करना ये कोई आज का काम नहीं है। ये आपको पता है कहां से वो व्हाट्सएप आते हैं जिसपे सुबह शाम तक स्टोरी चलती है, क्या होता है, कुतरक गढ़े जाते हैं सारी। लेकिन जो ये बॉन्डिंग दिख रही है, एक ग्रास रूट का जो कनेक्ट है, दो, और जिस तरीके से यात्रा चल रही है, आप देखिए 2 किलोमीटर बाइक चलाई, हजारों लोग मोबिलाइजेशन होती है, कहीं कोई उसमें हवाबाजी कोई वो नहीं है, बाकायदा हेलमेट लगा के सारी बातें। तो जो मैसेज आशीष भाई होना चाहिए, ढाबे पे एक आम आदमी की तरह खाना खाना, रास्ते में जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना, तो कुछ भी कोरियोग्राफ नहीं है, माफ कीजिएगा। जो मोदी जी करते हैं सुबह से शाम तक वो कोरियोग्राफ्ड इवेंट होती है, यहां सब कुछ स्वतः स्फूर्त है, इसीलिए इसका कनेक्ट ज्यादा। असली समस्या अब क्या आएगी, जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप रैली जो 1 तारीख को करोगे, उसके बाद इस मोमेंटम को बनाए रखने की जो है वो है असली चीज, और फाइनली इसको वोट में कन्वर्ट करना वो असली चुनौती है। वो एक बड़ा टॉपिक है, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे, खासतौर पर तो जब 1 तारीख की रैली हो जाएगी। अलग विषय ही हो जाएगा। जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमेशा मतलब कभी भी अगर कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी हो, विचारधारा हो, व्यक्ति छोड़ दीजिए, व्यक्ति तो बहुत छोटा हो, कोई विचारधारा हो जो रामायण और महाभारत दोनों से एक एक रोल मॉडल पिक करे, और रामायण से वो मंथरा को पिक करे और महाभारत से शिखंडी को पिक करे, तो समझ लीजिए कि वो विचारधारा विध्वंसक होगी। मैं मंथरा और शिखंडी की बात नहीं कर रहा हूं, उस विचारधारा की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस ये दोनों जो रोल मॉडल हैं, ये जो हमारे देश में पौराणिक कथाएं या कहानियां या सत्य घटनाएं हैं, वो सब कुछ लीला हो, जो कुछ भी हो, वो बहुत कुछ संदेश देने के लिए। अगर मंथरा आइडियोलॉजी में आपके रोल मॉडल है, तो इसका मतलब आप फूट डालो, राज करो, यानी अंग्रेजों की नीति पर। ठीक है, अंग्रेजों के भी, अंग्रेज रामायण भले न पढ़े हो, लेकिन मंथरा को रोल मॉडल माने थे। और शिखंडी अगर महाभारत से रोल मॉडल साथ में ले लिया है आपने, तो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। फिर आप ईडी सीबीआई के आड़ में किसी का शिकार करने वाले, है ना। अब मैं किसी को शिखंडी नहीं कर रहा हूं, मतलब ये भाव होता है। बहुत होशियार आदमी, हालांकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जाहिलों से मुझे नहीं उम्मीद है कि वो उसको समझ पाएंगे, उनके लिए हम कार्यक्रम भी नहीं करते, हम उनके लिए नहीं कार्यक्रम करते। एक बात और आखिर में कहूंगा कि नीतीश कुमार, किसी पत्रकार ने अगर मुझे जानकारी नहीं है तो मुझे करेक्ट करे, मैं उस पत्रकार का अभिनंदन करूंगा बकायदे। आज किसी पत्रकार ने, वो नहीं कर रहा हूं विजय सिन्हा से पूछ लिया और सम्राट चौधरी से पूछ लिया, इनसे नहीं, ये कौन है भाई, कोई सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल। किसी ने मोदी या शाह से कहीं पर पूछा, दाएं बाएं रैली में ही नीचे से ही आवाज लगा दिया हो कि नीतीश के नाम पर आप मुहर क्यों नहीं लगा रहे हैं। अरे तेजस्वी तो अभी बच्चा है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, बच्चा है भाई, अपने भाई बहनों में सबसे छोटा, डिप्टी सीएम रहा, 10 साल 15 साल से राजनीति का अनुभव भी हो गया। नीतीश कुमार जो कुर्सी पकड़ कर ही बैठे हैं कि कुर्सी ले जाएंगे, अगर शिफ्ट भी होंगे तो कुर्सी ले चले जाएंगे यहाँ से, मुख्यमंत्री निवास में कुर्सी नहीं, दफ्तर में कुर्सी नहीं रहने देंगे। उनका नाम तो ले लो भैया, राहुल गांधी से पूछो तेजस्वी नाम पे क्यों नहीं। या हमको तो लगता है राहुल गांधी तेजस्वी को बोल देना चाहिए कि भाई साहब पहले चाचा के नाम पे तेजस्वी बोल देना चाहिए, चाचा के नाम पे मोहर लगवा लो, हम तो भतीजा हैं। पहले चाचा बड़े हैं भाई, चाचा बड़े, उनके नाम पे पूछ लो कि दिल्ली में जो दोनों बैठे हुए हैं कि बोल दे एक बार कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। आज तक नहीं मुंह से निकला है। जब सवाल होता है तो वैसे ही कहते हैं जैसे महाराष्ट्र में कहते थे कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका नेता कौन है, ये बैठे तो है, शिंदे जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद देख लो, तीनों हाँ, तीनों आपके सामने तो बैठे, तीनों बैठे तो सामने।
और चुनाव खत्म हो देख लिया शिंदे कहाँ गए, अपने गांव में गए बैठे बेचारे। तो नीतीश कुमार का गांव तो खैर पास में है पटना से, वो तो मुंबई से दूर जाना पड़ा, सतारा में, यहाँ पटना से पास में है, पाँव पाँव चले जाएंगे। तो एक बार उनसे इंडोर्स करवाओ ना, वहां किसी का सवाल नहीं है, सारा सवाल विपक्ष से है। इसीलिए मैं चलते चलते फाइनल कमेंट से पहले तेजस्वी यादव की एक क्लिप सुनवा देता हूँ। तेजस्वी क्लिप एक सुन लीजिए, क्योंकि सब राहुल का ही नहीं, तेजस्वी का भी सुनिए, युवा नेता है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है, यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत अब फाइनल कमेंट, ये सीधा अटैक, युवा ब्लड सीधा अटैक, सबसे झूठा। नहीं आशीष भाई, एक चीज बड़ी स्पष्ट दिखेगी आपको, चाहे लालू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, जो तेवर और क्लेवर, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। सेम आक्रामकता है, सेम आइडियोलॉजी है, कहीं कोई कमजोरी नहीं दिखेगी आपको जब भी वो बातचीत करते हैं किसी भी रूप में। और इंस्टेंट कनेक्ट वो भी करते थे, और ये भी इंस्टेंट कनेक्ट है इनका लोगों के साथ। तो जो जिस भाषा में ये खैनी और वो बताते हैं, सारे हर एक भाषा में इनका होता है, खैनी को ऐसे रगड़ते हैं, उसको पता नहीं, मुझे तो बताना भी नहीं आता क्या है वो, क्या क्या रगड़ते हैं। तो बिहारियों के बारे में जो बताते हैं, तो बेसिकली इंस्टेंट कनेक्ट की बात है। और मोदी की जो भी कुछ है, जो भी उनकी यूएसपी है, जो बिहार के साथ जो उन्होंने किया है, विशेष राज्य का दर्जा और तमाम पतन, तो 11.25 साल की झूठ जो बिहार के साथ हुई है, और 20 साल का नीतीश कुमार का जो शासन है, उस सारे का मुझे लगता है कि इस बार देखिए माहौल तो बढ़ गया है और जवाब है नहीं। आपको एक बात भूल गया, आप जब आर्टिकुलेशन कर रहे थे, आपने कहा चाचा का तो घोषणा कर दो। आपको ध्यान होगा, नीतीश का जो बेटा है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी, उसने भी 2 बार ये कहा कि आप पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। सोचिएगा, वो सवाल गायब कर दिया मीडिया ने, वरना असली खबर तो वो है। और जो मैं और आप पिछले 6 महीने से एक ही बात कह रहे हैं, कि जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ था, नीतीश कुमार इज द नेक्स्ट, उसमें कोई गलतफहमी ना रखे तो अच्छा है। और नीतीश कुमार के साथ हो सकता है उससे भी ज्यादा बुरा हो, अगर वो स्थिति आई। बाकी तो ये, बाकी जो SIR है, तय मानिए नहीं, उसमें थोड़ा सा आशीष भाई, थोड़ा सा फर्क ये होगा कि SIR उस रिजल्ट को कहीं और ना ले जाए ना। अगर रिजल्ट की दिशा ही मुड़ गई परिणाम की, वो एक अलग पक्ष है, फिर तो नीतीश कुमार खुद ही नहीं बच जाएंगे। इन केस महाराष्ट्र वाली स्थिति होती है तो नीतीश कहीं के नहीं बचेंगे, बीजेपी के अगले टारगेट वो है, ये मेरा कहने का। नहीं, और उससे बुरी और रही बात कि कहाँ ले जाएगी सब पता है। रंगमंच की, हम सब, वो फिल्म में डायलॉग था ना, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, सबकी डोर एक जगह है, वहीं से कठपुतली कहाँ पे नाचेगी कहाँ नहीं नाचेगी सब वहीं से तय हुआ है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को इतनी सीटें कहाँ से आई है, तो किसकी आनी है, किसकी जानी है, ये सब तय है। सब एक जगह पर, सबका मालिक एक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।